नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? और आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन के। पिछले 2-3 दिनों से ये मनोविज्ञान वाली क्लास जो बीच में अटकी हुई थी और बाल विकास हमारा पूर्ण नहीं हो रहा था, लेकिन आज इस सेशन में बाल विकास टॉपिक को अपन पूरा करेंगे और हम बाल विकास के अंदर जो है बाल्यावस्था और शिशुअवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज किशोरावस्था और बाकी बाल विकास के जो बिंदु है उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, बाल विकास का ये छठा सेशन है मनोविज्ञान का, और ये जो मनोविज्ञान है आपकी मुख्य परीक्षा जो है रीट की, उस मुख्य परीक्षा के अंदर L1 और L2 दोनों के लिए ये जो है वो आपके लिए काम आने वाली है। L2 एंड L2 N1 एंड L2 दोनों में, और ग्रेड सेकंड में भी आपके काम आएगी, क्योंकि तीनों के अंदर L1 L2 और ग्रेड सेकंड लगभग जो है वो ऑलमोस्ट ग्रेड वन सॉरी L1 और L2 का तो 100% सेम टू सेम ही है, और 99% जो है वो आपका जो है वो RPC सेकंड ग्रेड का भी वही सिलेबस है। थोड़ा सा लेवल का अंतर है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है वो एक लेवल ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमेशा रीट वाले में ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मनोविज्ञान तीनों का ही क्या है, सेम टू सेम है। तो आइए चर्चा करते हैं। स्नेहा कैसे हैं आप? जिशान कैसे हैं आप? नितेश कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए, लास्ट सेशन में हमने किशोरावस्था तक जो है चर्चा कर ली थी, और आज हम किशोरावस्था से जो है आगे बढ़ने वाले हैं, यानी किशोरावस्था की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है वो शिशुअवस्था और बाल्यावस्था की चर्चा जो है वो कर चुके हैं। इन दो के ऊपर हम जो है कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में कैसे विकास होता है, कौन कौन से किशोरावस्था के विकास के चरण हैं, किन किन बातों का हमें इस अवस्था में जो है ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। तो आइए इन पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, 12 से लेकर और 16 वर्ष तक, यानी शिशुअवस्था जो है वो 12 से 13 वर्ष से लेकर और 18 से 19 वर्ष तक जो है वो शिशुअवस्था का काल होता है। 12 से लेकर और 16 वर्ष तक तो पूर्व शिशुअवस्था कहते हैं इसको। टोटल जो शिशुअवस्था का काल है वो है आपका 12 से लेकर और 19 वर्ष तक का। इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसमें से 12 से लेकर और 16 तक तो है वो पूर्व किशोरावस्था कहलाई। क्या कहलाई? पूर्व किशोरावस्था। और जो काल है आपका सेकंड, जो 17 से लेकर और 19 वर्ष तक का सेकंड जो दौर है, उसे हमने कहा क्या? उत्तर किशोरावस्था, है ना, उत्तर किशोरावस्था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रारंभिक या पूर्व किशोरावस्था कौन सी है और उत्तर किशोरावस्था जो है वो कौन सी है। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 और उत्तर किशोरावस्था जो है वो आपकी 17 से लेकर और जो है वो 19 वर्ष की जो है अवस्था है, उसको कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप समझ पाए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है। किशोरावस्था जो है वो क्या है? सामाजिक स्वीकृति की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो है वो, किशोर बालक, समाज के रूल को, समाज के नियमों को जो है स्वीकार करता है, उन्हें मानने लगता है। ठीक है, तो यह अवस्था सामाजिक स्वीकृति की जो है वो अवस्था है। किशोर बालक समाज के रूलों को जो है स्वीकृत करता है, उनको मानने लगता है, प्लस समाज उस किशोर बालक को भी जो है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उलझन व अटपटी अवस्था है। इस अवस्था में बहुत सारी मन में उलझन होती है। आप आगे चलकर क्या करेंगे, आप नौकरी करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, विवाह कैसे होगा, आप जो है वो समाज में कुछ ऐसे रीति रिवाज देखोगे, कुछ ऐसी चीजें देखोगे जो आपके मन में और ज्यादा उलझन पैदा करने वाली है। ये जो अवस्था है, इसके अंदर जो है वो आपकी जो तर्क करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। इस अवस्था में आप जो है वो समाज के रीति रिवाजों से थोड़ा सा जो है नाराज रहते हैं, और समाज में आपका समायोजन नहीं हो पाता है, और इसीलिए आप क्या है, उलझ जाते हैं। जिस स्थान पर हमारा समायोजन नहीं हो पाता है वहां पर हम क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो ठीक यहाँ पर भी आपके साथ ऐसा ही होता है। बसंत ऋतु कहा गया है, जीवन का बसंत ऋतु, जीवन का बसंत ऋतु
किस अवस्था को कहा जाता है? तो किशोरावस्था जो होती है वो जीवन का बसंत ऋतु होती है, यानी ये तरुण अवस्था है, तरुण बसंत ऋतु है। ऐसी अवस्था जीवन में फिर दोबारा नहीं आती है। ये अवस्था है जोश, उमंग और कुछ बेहतर करने की, कुछ अलग करने की अवस्था। इसीलिए जीवन की जो है इसे वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु जो है वो कहा गया है। जीवन का स्वर्णिम काल भी कहा गया है। आप अपनी किशोरावस्था को याद करेंगे तो आपको ऐसे इल्म होगा। आप आज याद करके हंसेंगे अपने आप पर कि देखो हमने किशोरावस्था में क्या क्या जो किया था, कैसे हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज में क्या करते थे, कॉलेज से बाहर क्या करते थे, कैसे दोस्तों के साथ जो गैंग बना के रहते थे, किस प्रकार हम समाज सेवा के कार्य करते थे, कॉलेज में जो है इलेक्शन कैसे लड़ते थे, कैसे अपना रोब जमाते थे, कैसे बाइक दौड़ाते थे। ऐसी बहुत सारी, ऐसी हर व्यक्ति के जीवन की कुछ बहुत सारी यादें होती है जो किशोरावस्था में उसने जो है अलग तरीके से अपना जीवन जो है जिया है। उसको वो याद करके जो है कभी कभी बहुत खुश होता है, कभी कभी हंसता है, कभी कभी समझता है यार तू बड़ा बेवकूफ था, क्या क्या किया था तूने किशोरावस्था में, है ना। तूफान की अवस्था भी इसको जो है कह सकते हैं। आप सही कह रहे हैं पूनम जी। नेक्स्ट देखिएगा, महत्वपूर्ण कुछ कथन है, कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए। देखिएगा कौन कौन से कथन है। जैसे स्टैनले होल कहते हैं कि तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था है। और यही जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर शिक्षा मनोविज्ञान के पेपर में पूछा जाता है कि किसने बाल किशोरावस्था को तूफान, तनाव की अवस्था कहा, किसने किशोरावस्था को तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था कहा। तो स्टैनले होल। अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, होल, होल, होल में क्या होता है, तनाव, तूफान और संघर्ष होता है। तो स्टैनले होल ने यह बात कही कि दबाव, तूफान और संघर्ष की ये जो है वो क्या है, अवस्था है। स्टैनले होल ने एक और बात भी कही थी कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। स्टैनले होल ने एक और बात कही कि किशोरावस्था जो है वो क्या है, नया जन्म है। न्यू जो है वो हमारा एक तरीके से बाल्यावस्था के बाद एक नया जन्म होता है, और उस जन्म के अंदर हमारे अंदर शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, हमारी सोच में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो किशोरावस्था एक तरीके से क्या है, हमारा पुनर्जन्म, या पुनर्जन्म तो नहीं कहेंगे, नया जन्म जो है वो है इसी जीवन के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, किल पैट्रिक क्या कहते हैं। किल पैट्रिक ने कहा कि जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल क्यों है? क्योंकि इस काल में हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत ऐसी चीजें होती है जो पहली बार हुई होती है, जो इससे पहले हम जिसके बारे में जानते नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हमारे जीवन के अंदर हमारे शारीरिक रूप से भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो पहली बार हो रही होती है। मानसिक रूप से भी ऐसा होता है कि जो पहली बार होता है, जैसे रातों को नींद ना आना, किसी का सपनों में आना, है ना, उसको रात को जगा जाना, है ना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना। ये तो चलो फिल्मी बातें हो गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जो भावात्मक रूप से हैं और शारीरिक रूप से हैं, जो जीवन में पहली बार होते हैं, और वो हमें काफी ज्यादा जो हो क्या करते हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां लाते हैं। हालांकि धीरे धीरे हम उनके लिए सहज हो जाते हैं और उन परिवर्तनों को समझ लेते हैं, अपना लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विग व हंट क्या कहते हैं। विग व हंट कहते हैं कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। किशोरावस्था को अगर हमें व्यक्त करना है एक शब्द के द्वारा, अगर हमें यह कहना है कि किशोरावस्था क्या है और एक शब्द में हमें उसका उत्तर देना है, तो हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था क्या है, परिवर्तन है। किशोरावस्था क्या है, परिवर्तन। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होता ही भी क्या है, परिवर्तन ही होता है, भावात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, हर तरीके से जो है परिवर्तन इसमें होता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रो एंड क्रो कहता है कि किशोर वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत या व्यक्त करता है। किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को व्यक्त करता है कि वो आगे चलकर क्या करना चाहता है, क्या उसका लक्ष्य है, क्या उसका उद्देश्य है, कैसे कैसे और कैसे वो क्या करेगा। ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके बाद देखिएगा, जर्शील्ड कहते हैं कि किशोरावस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। यानी किशोरावस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था एक वह अवस्था है जिसमें एक बालक एक प्रौढ़ व्यक्ति बनने की प्रोसेस से गुजर रहा होता है। एक बालक
एक प्रौढ़ व्यक्ति बनने की प्रोसेस से गुजर रहा होता है। और वो प्रोसेस क्या है? किशोरावस्था है। जैसे ही आप किशोरावस्था पार करोगे आप प्रौढ़ बन जाओगे। अब आप बालक नहीं रहोगे, अब आप किशोर नहीं रहोगे, प्रौढ़ मैच्योर जिम्मेदार इंसान जो है वो बन के आगे आप कार्य करोगे, है ना। जितनी भी हमें गलती करनी होती है, जितनी भी हमें नादानियां करनी होती है, जितनी भी हमें शैतानियां करनी होती है, जितनी भी हमें आवारागर्दी करनी होती है। आवारागर्दी का अर्थ यहाँ पर नेगेटिव ना ले। आवारागर्दी का अर्थ क्या है? यहाँ पर जैसे घूमना, दोस्तों के साथ समय बिताना, ये वाले जितने भी एक्स्ट्रा कार्य हैं वो करने होते हैं। वो सारे के सारे कार्य हम किशोरावस्था में ही जो है वो क्या कर लेते हैं? पूर्ण कर लेते हैं। किशोरावस्था के बाद का जो जीवन होता है वो थोड़ा क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि एक नदी है। एक जीवन क्या है? एक जीवन एक तालाब है, तालाब जैसा होता है। और ये जो तालाब है ये बाल्यावस्था तक बिल्कुल शांत रहता है। बाल्यावस्था तक क्या होता है? शांत रहता है। किशोरावस्था में इसमें बहुत ज्यादा हलचल होती है। इसके अंदर ज्वार भाटार, सुनामी, है ना, और जितने भी वो तो पानी के तूफान है वो सारे आ जाते हैं। किस में? किशोरावस्था में। जितनी भी हलचल होनी है इस तालाब में, जितने भी तूफान आने हैं, सुनामी आनी है, भूकंप आना है, वो सब किस में आ जाते हैं? किशोरावस्था में आ जाते हैं। और जैसे ही किशोरावस्था समाप्त होती है आप जो है वो बिल्कुल फिर से शांत हो जाते हैं, है ना, शांत हो जाते हैं। एक बार फिर से जीवन में ठहराव आ जाता है, शांति आ जाती है। व्यक्ति एक लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। किशोरावस्था में हम बिना लक्ष्य भी कार्य करते रहते हैं, हमारे को निश्चित लक्ष्य जो है नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या आता है। नेक्स्ट ये कहता है हेडो कमेटी। अब एक क्वेश्चन तो यह पूछा जा सकता है, हेडो कमेटी का संबंध किससे? किशोरावस्था से है। और ये रिपोर्ट करती है हेडो कमेटी कि 11 से 12 वर्ष की जो अवस्था है उसमें बालक की नसों में ज्वार उठता है, और यदि उसको सही दिशा दी जाए तो ठीक है। यानी हेडो कमेटी ने ये बात कही कि देखो 11 से जो 12 वर्ष का बालक है ना उसकी नसों में ज्वार उठता है, और अगर इस समय 11 से 12 13 वर्ष की बालक को अगर आप सही डायरेक्शन दे देते हो, सही दिशा दे देते हो तब तो ठीक है, वरना वो विनाश की ओर जो है वो चला जाता है, विनाश की ओर जो अग्रसर हो जाता है। तो इस अवस्था में गाइड की जो है बहुत बेहतरीन आवश्यकता होती है। एडोलेंस जो शब्द है जिसका अर्थ होता है किशोरावस्था, उसकी उत्पत्ति एडोलेंसियर शब्द से हुई है जो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा किशोरावस्था में सिद्धांत। किशोरावस्था के क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत है। स्टेनले हॉल ने कहा, एडोलेंस 1904 में एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, उस पुस्तक में कहा कि किशोरावस्था में जो विकास होता है वो अचानक से होता है, यानी 5-7 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, अचानक विकास होता है। दूसरा कर्मिक विकास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक और किंग ओलिवर्थ ने यह सिद्धांत दिया था। होता अचानक है लेकिन कर्म से होता है, ऐसे नहीं कि आगे वाला पहले हो जाए और पहले वाला आगे हो जाए, होता कर्म से है, ये बात भी इन्होंने कही। नेक्स्ट देखिएगा, इस किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं, आइए इन पे चर्चा करते हैं। किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? किशोरावस्था की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान की क्लास में हमेशा ही बच्चे जो है कम रहते हैं। मैंने 2021 में भी देखा, 2022 में भी देखा, और 2022 के मुख्य पेपर में भी यही देख रहा हूं मैं कि मनोविज्ञान की क्लास में सबसे कम बच्चे अपनी क्लास में रहते हैं। और एक बात ये भी मैंने देखी है कि जो बच्चे मनोविज्ञान की कक्षा में पूरा रहे हैं उनके मनोविज्ञान में 30 में से 29 तक क्वेश्चन ठीक जो है हुए हैं, चाहे रीट 2021 हो चाहे 22 हो। 22 में भी बच्चों के 25+ क्वेश्चन सही हुए हैं, वो भी 23 वाले पेपर में, सेकंड पेपर में। जो बच्चे क्या रहे हैं, पूरी क्लास में रहे हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा है। एक्चुअली मैं क्या करता हूं कि आपको सीधा सीधा पढ़ाता हूं, यानी जो सरल चीजें हैं, सरल चीजें का अर्थ ये नहीं कि सरल चीजें ही पढ़ाता हूं, कठिन छोड़ देता हूं। मैं आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं और वो चीजें आपको थोड़ी सरल लगती है। कई बच्चों ने मुझे कहा कि सर मनोविज्ञान आप तो बड़ा सरल करवाते हो, और जब हम गाइड में देखते हैं ना तो वहां पर तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हमें देखने को मिलती है, तो क्या करें? तो मैं उनको कहता हूं कि भैया देख लो, मैं तो आपको अकॉर्डिंग टू पेपर करवा रहा हूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब आपको अगर गाइड से पढ़ना है तो गाइड से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कठिन चीजें पढ़ने हैं तो कठिन पढ़ लो। मैं आपको करवा रहा हूं पेपर के लेवल तक का। आप सेकंड ग्रेड तक के पेपर कोई भी उठा के देख लो, कॉन्सेप्ट आपके सब पेपर के क्लियर होते हैं। ये बात अलग है कि क्वेश्चन का लेवल कठिन कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बना है वो इन चीजों से ही बना है। तो जिस बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया, किसी बच्चे ने अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो उस बच्चे को मनोविज्ञान के पेपर में यहां से कोई दिक्कत नहीं आई। और बहुत सारे बच्चों के जो है ना, और ऐसी हमारी बहनें हैं जो कि घर का काम करते करते जो है वो मनोविज्ञान पढ़ा, और उसने केवल यहीं से पढ़ा, अपनी ही क्लास से पढ़ा, बाकी उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उनके भी मनोविज्ञान में काफी अच्छे जो है नंबर आए हैं इस बार भी, और रीट 2021 में भी, और रीट 2000 मुख्य परीक्षा 2023 में आएंगे, ऐसा हम आपको पूर्णतः क्या दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली क्या है कि बच्चे कहां ज्यादा जाते हैं। अगर बच्चों को जैसे मैं कठिन चीजें पढ़ाऊं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा ना, जैसे भाई आउट ऑफ सिलेबस का अर्थ क्या है कि सिलेबस में बाल विकास तो दिया हुआ है, लेकिन मैं बाल विकास पढ़ाऊं आपको थोड़ा सा अपर लेवल का, जैसे फर्स्ट ग्रेड लेवल का या ग्रेजुएशन की बुक का बाल विकास पढ़ाऊं, और बहुत ज्यादा गहरी चीजें बताऊं और जो आपको आएगी नहीं, फिर आपका दिमाग कहेगा गुरजू तो बोचो का पढ़ावे, ये चीजें तो अपन आवे को नहीं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, उससे समय की बर्बादी होती है। भाई हमें जाना जहां तक है, हम वहां तक पढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारा लेवल जो है ना उसी तक पढ़ेंगे तो हम ज्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। हमारा उद्देश्य कोई, हमारा तो वैसे भी सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ये शुल्क मुक्त है, तो ऐसा है नहीं कि आपसे कोई शुल्क लेके या बहुत ज्यादा ऐसे करके दिखावा करना है। अपने को तो सीधा सीधा है कि हम जो पढ़े उसमें से पेपर में से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाए। यानी पेपर जब हम करें जाके पेपर हॉल में जब हम बैठे हो ना, तो हमें धोखा ना लगे कि यार हम वहां से फ्री में पढ़ के आए थे और गुरुजी का पढ़ाया में तो कि आए कोई दिगानी पढ़ने आ गए ना, तो कोई और कठी पढ़ लेता तो ठीक रहा। तो ऐसा आपको फील कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा आप जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनसे पीछे नहीं है। चलो ये तो बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। विशेषता क्या है किशोरावस्था की? अधिकतम शारीरिक विकास होता है इस अवस्था में। किशोरावस्था में अधिकतम शारीरिक विकास होता है। मैक्सिमम जो शारीरिक विकास होता है बालक का वो इसी अवस्था में होता है। यानी शरीर आपका 100% पूर्ण जो है वो हो जाता है, चाहे बालक हो या बालिका हो। अधिकतम मानसिक विकास होता है। जितना भी मानसिक विकास आपका होना है, जितना भी मानसिक विकास आपका होना है, वो सारा का सारा इसी अवस्था में जो है वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। दिवा स्वप्न, इस अवस्था में हम क्या देखते हैं? स्वप्न बहुत देखते हैं। लेकिन देखिए, एक तो हमने स्वप्न तो हमने जो हो गुरुजी शेषवावस्था में भी देखे थे। हाँ, शेषवावस्था में हमने शेषवावस्था में भी जो है स्वप्न देखे थे। लेकिन शेषवावस्था के जो स्वप्न होते हैं वो काल्पनिक स्वप्न होते हैं, और जो किशोरावस्था के स्वप्न होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े से प्रैक्टिकल स्वप्न होते हैं। स्वप्न जैसे मैं अध्यापक बन गया हूं, स्कूल में पढ़ा रहा हूं, जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते जैसे बीच में आपने जो कल्पना करनी शुरू कर दी कि ये बार तो आपनो सिलेक्शन हो ही, जैसे और सिलेक्शन होता ही पहले तो जो स्कूल जाऊंगा नहीं, जो सारा टाबरा खातर लाडू लेके जाऊंगा और सारा जो स्टाफ होगा बा खातर बढ़िया नाश्तो लेके जाऊंगा। ज्वाइनिंग हर दिन पूरी स्कूल में पार्टी बनेगी, पार्टी। उसके बाद फिर जाऊंगा सीधे जैसे वहां रूणेचे बाबा रामदेव जी के, फिर सालासर जाऊंगा, फिर खाटू श्याम जाऊंगा और हर जगह भगवान को प्रसाद चढ़ा के, और फिर नेक्स्ट दूसरे या तीसरे दिन जो है स्कूल से जाना शुरू करूंगा। हमेशा टाइम पर जाऊंगा, टाइम पर आऊंगा, और जब पहली सैलरी मिलेगी तो उससे अपने माता जी के लिए ये लूंगा और फिर ये लूंगा, और फिर वही को उसी स्कूल में कोई लड़की या उसी स्कूल में कोई लड़का होगा, वो भी अभी अभी लगा होगा, और उससे फिर मैं धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी, है ना। वो मेरी कॉलेज वाली जो मैं बीएड करता था उस टाइम वाली जो मेरी दोस्त थी, वो भी उसी का भी जो है वो ज्वाइनिंग वहीं पर होगा। फिर हम एक दूसरे से शादी करेंगे, गाड़ी लाएंगे, और ये घंटा आधे घंटे तक आप ऐसी कल्पना करने लगते हो। हालांकि ये कल्पना ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। यानी दुआ स्वप्न का अर्थ होता है कि दिन में सपने देखना, लेकिन
जो शिशुअवस्था में हम सपने देखते हैं वो काल्पनिक सपने देखते हैं, और जो किशोरावस्था में सपने देखते हैं वो हकीकत वाले सपने देख सकते हैं जो जुड़े हुए होते हैं आपस में। और ये अगर आप इस लाइव सेशन को देख रहे हैं और आपको अगर लगता है कि हाँ गुरुजी कदी कदी मारसा गई हुआ कि मैं पढ़ता रहा और पढ़ता पढ़ता अचानक मैं सपना में खो जावा 5-7 मिनट का खातर, वास्तव में ऐसा होता है क्या या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं? आप कमेंट करके बताना कि वास्तव में क्या ऐसे आप सपनों में खोते हो कि नहीं खोते हो, बताओ एक बार कमेंट करके। तो द्विवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है, इसमें व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता होती है। इसमें जो मित्रता होती है ना वो यानी माँ बाप और भाई से ज्यादा दोस्त प्यारा लगता है। अगर मैं तुलना करता हूं तो माँ बाप भाई बहन से ज्यादा दोस्त अच्छा लगता है। यानी दोस्त और भाई बहन और माता पिता की तुलना की जाए तो एक तरफ तो भाई बहन माता पिता है और दूसरी तरफ दोस्त है, तो दोस्त सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण हमारे लिए इस अवस्था में बन जाता है। संवेगात्मक विकास की प्रबलता होती है, संवेग हमारे पूर्णतः विकसित हो जाते हैं, अपनी चरम सीमा पर होते हैं संवेग। संवेग जो होते हैं अपनी चरम सीमा पर होते हैं इस अवस्था में, ठीक है। और देखो समायोजन का अभाव होता है, इस अवस्था में हम समायोजन नहीं कर पाते हैं अपने आसपास के वातावरण के साथ, समाज के साथ हम समायोजन नहीं कर पाते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, हम अपने आप को भगत सिंह समझने लगते हैं, भगत सिंह को अपना आदर्श बना लेते हैं। कभी कभी तो हम अपने घर वालों का भी विरोध कर देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है कि हम घर वालों का भी क्या करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं, घर वालों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, घर वालों को अपने मार्ग की बाधा समझने लगते हैं। हम हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है कि ऐसा लगता है कि यार भगवान मन ने इतना माँ बाप क्यों दिया, तू सगड़ा चौका चौका दे माला दे, कोई काम का को नहीं गए, मेरी कोई भी बात को हाँ कौन भरे, सगड़ी बात में नहीं करे। कभी कभी जीवन की ऐसी परिस्थितियां जो है हमारे सामने आती है, चिंताओं में वृद्धि हो जाती है इस अवस्था में, रुचियों में परिवर्तन हो जाता है, 15 वर्ष तक तो स्थिरता आ जाती है, जो आपकी रुचि होती है वो स्थायी हो जाती है। समाज सेवा की भावना रॉस के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्श का निर्माण करता है। किशोर जो है वो समाज सेवा का आदर्श का निर्माण करता है। किशोरावस्था में मैं बताता हूं, जैसे हम गांव में छोटे शहर में रहते हैं, तहसील स्तर पर आप सब जानते हैं तारानगर को बहुत अच्छे तरीके से। अब तो सुभाष सर का जो गुरुकुल है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया और इसके कारण आप सब लोग तारानगर को जानने लगे। पहले इतने लोग नहीं जानते थे, हाँ पहले एजुकेशन में जानते थे 12th तक की एजुकेशन में, लेकिन अब कोचिंग के नाम में भी तारानगर का जो नाम है वो काफी अच्छे शब्दों में आने लगा है और ये भी बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि 2002-3 यानी पुराने थोड़ा सा जब मैं किशोरावस्था का था या बाल्यावस्था में था, तो जैसे मान लीजिए आज भी हमारे समाज में इस तरीके की जो है वो कुछ चीजें थोड़ा सा क्या है छुआछूत वाला पार्ट है। जैसे कि कोई घर पे भिखारी आया और उसने कहा कि पानी पिला दो, तो उसको लोटा हाथ में नहीं देना, ऐसे घर वाले कहते थे कि तू ही पिलाया उसको, ऊपर से उसको हाथ में मत देना। तो एक किशोर को इस तरीके की परिस्थिति में बहुत बुरा लगता है और हम अपने माता पिता का, हम अपने घर वालों का विरोध करते थे कि क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी तो इसी चमड़ी से बना हुआ है, उसमें और हमें क्या अंतर है, क्यों ना हम उसको लोटा दे दे। और हम जिद करके उसको लोटा दे देते थे, हालांकि बाद में हमारी पिटाई हो जाती थी, घर वाले हमें पीट देते थे और कभी कभी ये कह देते थे कि तू ही लोटा मांझ के ला, तूने दिया है ना, आज के बाद इस लोटे के हाथ मत लगा देना, तेरे को पटक पटक के मारेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां जो है हमारे सामने आती है। तो ये समाज सेवा का आदर्श काल जो है इसको कहा गया है। समूह भक्ति या समूह के प्रति भक्ति होती है इसमें, जिस ग्रुप के आप सदस्य हो, यानी आप 5-7 दोस्तों की गैंग होती है और आपके 5-7 दोस्तों की गैंग का जो है वो क्या होता है, एक सेकंड रुको, एक बार बार बच्चा कॉल कर रहा है, कौन है ये? आपस में 5-7 दोस्त जो होते हैं ना वो एक ग्रुप बना लेते हैं
और अब एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, यानी अपने उस ग्रुप, अपने उस संगठन के प्रति वो क्या होते हैं, पूर्णतः जो है वो ईमानदारी प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है। वो चाहते हैं कि जैसे किशोर बालक जो है ना, अपने आप को गुलाम समझने लगता है अपने माता पिता का। कभी कभी उसके मन में आता है कि यार हम तो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, सारे डिसीजन हमें अपने माता के कहने पर या पिता के कहने पर लेने पड़ रहे हैं, हम क्या उनके गुलाम हैं क्या? तो कभी कभी वो विद्रोह करना चाहते हैं अपने परिवार से। कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने परिवार से विद्रोह करता है? कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने परिवार से स्वतंत्रता चाहता है? कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपने माता पिता को अपना शत्रु समझने लगता है? किशोरावस्था। कोल्सनिक के अनुसार देखिएगा, किशोर प्रोडो को अपने मार्ग में क्या मानता है? बाधा समझता है। ईश्वर व धर्म में विश्वास रखता है। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बालक जो है मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना। मुझे याद है हम जब किशोरावस्था में थे तो हमारे कुछ साथी ऐसे थे, हालांकि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो मैं मंदिर तो मैं भी जाता था, लेकिन वो क्या करते थे, मंदिर जाते थे तो हाथ धोते थे, फिर बेल्ट जो होता था ना, बेल्ट वो भी खोल के बाहर रखते थे। कि मैं कहता यार बेल्ट बाहर क्यों रखा? बोला ये चमड़े का है। मेरा थोड़ा सा उस टाइम भी जो मेरा नजरिया था वो अलग है। तो मैं उनसे कहता था कि ठीक है तुमने बेल्ट तो खोल दिया है, लेकिन तुम्हारी ये जो चमड़ी तो भी, तुम्हारी चमड़ी भी तो है ना, इसको भी बाहर रख देते यार। या तो तुम अगर वास्तव में ऐसा मानते हो कि चमड़ा भगवान के पास नहीं जाना चाहिए तो तुम्हें पहनना ही नहीं चाहिए चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स तुम्हें रखना ही नहीं चाहिए। और अगर रख रहे हो तो फिर तुम जो है वो गलत कर रहे हो, दोगला व्यवहार कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि एक टाइम तो तुम चमड़े को पसंद कर रहे हो, चमड़े का बेल्ट पहनते हो, चमड़े का पर्स रखते हो, और दूसरी तरफ तुम जो बाहर रखते हो। तो कैसे कभी कभी हमारे अंदर इस प्रकार की जो है वो क्या हो जाती थी, चर्चाएं जो है वो हो जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होता है इसमें। वेलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कितने नंबर बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में? नंबर देखो ऐसा है कि लगभग ये मान के चलिए कि करीब करीब 5 से 6 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा है, मैं लगभग बता रहा हूं, हो सकता है कि 4 भी बढ़ जाए, 5 भी बढ़ जाए, 6 भी बढ़ जाए, लेकिन अराउंड ये जो रेशियो है वो 3 से 6 के बीच का जो है रेशियो है जो आपका बढ़ सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपके 15-15, 20-20 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 5-7 क्वेश्चनों का जो है वो ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर जो है कम या बढ़ सकते हैं, है ना। नॉर्मलाइजेशन में ये फायदा आपको जो है हो सकता है। लगता है आप बीच में अटके होंगे शायद, इसीलिए ज्यादा पूछ रहे हैं। आत्म चेतना का विकास होता है इस अवस्था में, काम प्रवृत्ति प्रबलता पर होती है। हमने किशोरावस्था से पहले बाल्यावस्था पढ़ा, और बाल्यावस्था में हमने ये पढ़ा कि एक लड़का लड़के से ही दोस्ती करता है और एक लड़की लड़की से दोस्ती करती है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, क्योंकि वो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, समलैंगिक आकर्षण उनमें ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है, धीरे धीरे लड़की लड़कियों की दोस्ती धीरे धीरे कम होने लगती है, और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगती है, और लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास करने लगते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे, जो सबसे बड़ा कारण है कि क्यों वो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति है वो प्रबल, यानी अपने सबसे उच्च बिंदु पर होती है। और काम प्रवृत्ति जो है वो, जैसे उन्होंने कई अवस्थाएं बताई है, जैसे मुखावस्था, गुदावस्था। तो इस समय जो काम प्रवृत्ति है वो आपके जननांग अवस्था में होती है, ठीक है। यानी आप अगर संभोग करते हैं तो आपकी काम प्रवृत्ति जो है शांत होती है। तो इस संभोग की क्रिया को करने के लिए जो है वो एक दूसरे के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित होने का प्रयत्न करते हैं, आकर्षित होते हैं, दोस्ती बढ़ाते हैं, एक दूसरे से चर्चाएं बढ़ाते हैं, और अंततः यही क्रिया करने के लिए वो एक दूसरे के प्रति जो है प्रबल होते हैं। यानी ये जो अवस्था है किशोरावस्था, इसमें काम प्रवृत्ति अपनी चरम पर होती है, और प्रेम होना और प्यार होना, आकर्षण होना, ये सब क्या है? ये सब काम प्रवृत्ति के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमता रहता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेतृत्व का गुण भी सर्वाधिक होता है। इस अवस्था में व्यक्ति नेतृत्वकर्ता भी बन जाता है। किशोरावस्था में शिक्षा कैसे दी जाए, तो शारीरिक विकास के लिए शिक्षा दी जाए, जैसे खेलकूद की, योग की, व्यायाम की। मानसिक विकास के लिए शिक्षा दी जाए, जैसे करके सीखने की विधि के द्वारा। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा दी जाए, उदात्तीकरण और शोधन विधि का प्रयोग करके। जीवन कौशल व यौन शिक्षा देनी चाहिए। हमारे समाज में यौन शिक्षा को जो है बुरा माना जाता है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी आपको यौन शिक्षा पर, अगर मान लीजिए हम जब पढ़ते थे साइंस का जो वो चैप्टर आता था ना, एक्स एक्स और वाई वाई वाला, तो बच्चे, मुझे याद है हम खुद नीचे ऐसे गर्दन करके और नीचे करके हंसते थे, यार आज गुरुजी ये क्या पढ़ा रहे हैं। यानी बड़ी ऐसे शर्म सी भी आती है, और अगर कोई चर्चा करता है तो जो है वो असहज महसूस होती है लड़कों और लड़कियों को, असहजता। जबकि आज के समाज के अंदर 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और हमारी स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को एज ए माता पिता, एज ए बड़े भाई, एज ए अध्यापक हमें जो है यौन शिक्षा देनी बड़ी आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें ज्ञान सही नहीं होगा, देखो ये तो निश्चित है कि किशोरावस्था में बालक यौन शिक्षा के बारे में जो है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। वो विभिन्न विभिन्न माध्यमों से क्या जानना चाहता है, यौन शिक्षा के बारे में जानना चाहता है कि संभोग क्या होता है, कैसे होता है, लड़की के शरीर में क्या क्या होता है, लड़के के शरीर में क्या क्या होता है, इस तरीके की चीजों को वो जानना चाहता है। ये दोनों तरफ होता है, लड़की भी जाननी चाहती है और लड़का भी जानना चाहता है। और ऐसी स्थिति में अगर आपको एक सही शिक्षक नहीं मिलता है, एक सही आपको शिक्षिका नहीं मिलती है, एक सही आपको ज्ञान नहीं मिलता है जो कि ऑथेंटिक हो, जो कि ऑथराइज हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट में बहुत सारे विषैले जो है वो साहित्य हैं, बहुत सारी विषैली चीजें हैं, और बहुत सारी अधूरा ज्ञान वाली चीजें हैं, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और उनके चक्कर में आ जाते हैं और वहां पर बच्चा गलत राह पे जा सकता है। तो इस अवस्था में यौन शिक्षा अगर दी जाती है तो ये हमारे समाज के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होगा। अगर सही समय पर सही यौन शिक्षा दी जाए तो बलात्कार जैसी जो घटनाएं होती है हमारे समाज के अंदर, उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। क्योंकि एक बच्चे के दिमाग में अगर विजन पूरा होगा कि वास्तव में है क्या ये चीज, तो वो बच्चा जो है वो उस चीज को समझ पाएगा, है ना। वरना वो नहीं समझ पाएगा तो वो गलत रीतियों, गलत तरीकों और गलत दिशा में जो है वो क्या कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट देखिएगा, व्यवसायिक शिक्षा हम दे बच्चों को, है ना, जैसे कौशल की शिक्षा दे, हम उनको जो है मैन्युफैक्चरिंग कराना सिखाएं, हम उनको जो है व्यापार को कैसे किया जाए वो सिखाएं, हम उनको उद्यमी बनाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो जब हमारे से पढ़ के निकले, जब वो बच्चा 12th करके निकले तो अपने आप को असहाय महसूस ना करे, उसके सामने विजन स्पष्ट हो, है ना। आज की जो हमारी शिक्षा है उसमें इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, व्यवसाय की शिक्षा, कौशल की शिक्षा नहीं दी जाती है, और उसी कारण जो है शिक्षित व्यक्ति सबसे ज्यादा बेरोजगार है। अगर आप बेरोजगारी का रेशियो देखोगे ना, कि भारत में हम कहते हैं ना कि भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन अगर रेशियो देखोगे शिक्षित और अशिक्षित रोजगार बेरोजगारी का, तो जो अनपढ़ लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार कम है। अनपढ़ लोग और कम पढ़े लिखे लोग, जैसे 5वीं 7वीं पढ़ा व्यक्ति कोई है, अंडर 10 पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो बेरोजगार नहीं है। पढ़े लिखे और हायर एजुकेशन पढ़े हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड किए हुए बच्चे ज्यादा बेरोजगार है। तो पढ़े लिखे बच्चों में बेरोजगारी क्यों आ गई? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था गलत थी। जिन बच्चों ने या तो पढ़ाई नहीं की या जल्दी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, हालांकि पढ़ाई छोड़ना अच्छी बात नहीं है, वो क्या कहे कि अपने आप किसी स्थान पर कौशल शिक्षा लेने लगे, जैसे कोई मैकेनिक बन गया, कोई दर्जी बन गया, कोई जो है कुछ ना कुछ अपने कौशल की शिक्षा ले ली उन्होंने, और अपना व्यवसाय उन्होंने खुद शुरू कर दिया। वो नौकरी की भी तलाश नहीं करते हैं, खुद का अपना व्यवसाय उन्होंने जो है शुरू कर दिया। और जो लोग पढ़ते गए वो किताबी ज्ञान तो बहुत लेते गए, लेकिन प्रैक्टिकली उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। स्कूल में जाता है, एक बीएड किया हुआ तो उसको 5 से 7 हजार देते हैं, और 5-7 हजार में वो खुश नहीं हो पाता है। तो शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा है। किशोरों के महत्व को मान्यता दे सकते हैं हम, किशोरों के प्रति वयस्क जैसा जो है वो क्या कर सकते हैं, हम व्यवहार कर सकते हैं जैसा वयस्कों से व्यवहार होता है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों की हमें शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब देखिए, हमने
शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों को बेसिक तरीके से देख लिया है कि तीनों में क्या होता है। अब हम विकास के अलग अलग पहलू की चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इन तीनों अवस्थाओं में, शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में शारीरिक विकास कितना और कैसे होता है। इन तीनों अवस्थाओं में शारीरिक विकास कैसा होता है, आइए इसकी हम जो है वो चर्चा करते हैं। देखिए, शारीरिक विकास की बात करते हैं। विकास के पहलू, और सबसे पहले शारीरिक विकास। शिशुअवस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है? भार। अगर भार की बात करते हैं तो इस अवस्था में जो भार होता है अनुमानतः जो है वो कितना होता है? 7.15 पाउंड होता है, यानी लगभग 3.5 केजी होता है। कितना होता है? 3.5 केजी, 3.5 किलोग्राम जो है वो वजन होता है। एक बालक, एक लड़का जब जन्म लेता है और एक लड़की जब जन्म लेती है तो 7.13 पाउंड होता है, यानी थोड़ा सा कम होता है लड़के से। जबकि 5 वर्ष तक की आयु में इनमें 38 से 43 पाउंड तक जो है वजन बढ़ जाता है। और औसत जो भार होता है लड़के लड़की का वो होता है 7 पाउंड। लंबाई की बात करें जन्म के समय, तो जन्म के समय अनुमानतः लड़के की जो लंबाई होती है वो 20.5 इंच की होती है और लड़की की होती है 20.3 इंच की। यानी लड़के जब जन्म लेता है लड़का तो 20.5 इंच का होता है और लड़की जो जन्म के समय होती है वो 20.3 इंच की जो है वो होती है। और औसत जो लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर इनकी जो है वो हो सकती है। सिर व मस्तिष्क के वजन की बात करते हैं तो कुल शरीर के भाग का 25% जो है वो, यानी 1/4 क्या है? भार होता है। जैसे कोई लड़का जन्म के समय 4 केजी का था, है ना, जैसे कोई लड़की या लड़का जन्म के समय 4 केजी का था तो उसका 1 केजी का क्या होता है? सिर होता है। 1 केजी का क्या होता है? सिर होता है। यानी टोटल का 25%। वजन जो होता है वो 350 ग्राम होता है और विकसित हो जाता है 90%। यानी 5 वर्ष तक आपका दिमाग 90% विकसित हो जाता है। 5 वर्ष की आयु तक आपका जो मस्तिष्क है वो 90% क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। इसके बाद देखिएगा, हड्डियां। तो हड्डियां जो होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म के समय या फिर शिशुअवस्था में, दोनों में पूछा जा सकता है। शिशुअवस्था या जन्म के समय जो हड्डियां होती है वो कितनी होती है? तो 270 हड्डियां होती है। याद रखना ये क्रम कैसे चलेगा। शिशुअवस्था में हड्डियां कम होती है, बाल्यावस्था में हड्डियां बढ़ती है और किशोरावस्था में हड्डियां घट जाती है। ऐसा चलेगा। यानी शिशुअवस्था में हड्डियां 270 होती है एक बालक में। कितनी हड्डियां होती है? 270 होती है। ये बहुत ज्यादा लचीली होती है, कोमल होती है, मुड़ने वाली हड्डियां होती है। दांत की बात करते हैं तो दांत 6 महीने के बालक में दांत की शुरुआत होती है। कभी कभी रीट में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बालक में दांतों की शुरुआत होती है या दूध के दांत बालक को कब आने शुरू होते हैं? तो 6 महीने की अवस्था से शुरू होते हैं। और सबसे पहले जो दांत आते हैं वो नीचे वाले दांत आते हैं। ये याद रखना, ये जो नीचे वाले दांत होते हैं बालक के, ये सबसे पहले आते हैं, फिर ऊपर के दांत आते हैं। पहले 2 दांत नीचे के आएंगे, फिर 2 दांत ऊपर के आएंगे। इस तरीके से जो है दांत आते हैं। मांस, और 4 वर्ष तक कुल 20 दांत आ जाते हैं। मांसपेशियों की बात करें तो कुल शरीर भार का जन्म के समय 23% होता है। यानी एक बालक का टोटल जो वेट होता है उसका 23% क्या होता है? उसमें मांसपेशियां होती है। बालक के शरीर में क्या होती है? मांसपेशियां होती है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालक में के शरीर में मांसपेशियों का जो अनुपात है वो कितना होता है? तो टोटल वेट का 23% होता है। हृदय की धड़कन की बात करते हैं, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हृदय वाला। देखिए, हृदय की धड़कन जन्म के समय 140 होती है। यानी 1 मिनट में आपका हृदय जो है वो, आपकी धड़कन 140 बार धड़कती है। 1 मिनट में आपकी जो धड़कन है वो 140 बार जो है वो धड़कती है। किस समय? जन्म के समय। और 6 वर्ष तक ये 100 हो जाती है। तो जन्म के समय हृदय की गति 140 और 6 वर्ष तक ये हो जाती है 100। बाल्यावस्था की बात करते हैं, ये तो हमने शिशुअवस्था की बात कर ली। बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में जो वजन होता है वो कितना हो जाता है? 80 से लेकर और 95 पाउंड के मध्य आ जाता है। लड़कियों में वजन जो है वो 10 वर्ष के बाद तेजी से बढ़ता है।
10 वर्ष तक की जो लड़कियां हैं उनका वजन कम बढ़ता है, और एक बार वो जब 10 वर्ष की हो जाती है तो फिर तेजी से उनका वजन जो है वो बढ़ता है। लंबाई जो होती है वो 6 से लेकर 12 के मध्य 2 से 3 इंच की वृद्धि हो जाती है। यानी 6 से लेकर और 12 वर्ष तक आप जब होंगे ना, तो आपकी लंबाई में 2 से 3 इंच की जो है वो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सिर व मस्तिष्क के वजन की बात करें तो 1260 ग्राम हो जाता है। आपके सिर का, मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम हो जाता है, और ये 95% जो है वो डेवलपमेंट हो चुका होता है, विकसित हो चुका होता है 10 वर्ष में। हड्डियां जो पहले क्या थी, 270 थी ना शेषावस्था में, वो हड्डियां अब घटकर बढ़ जाती है। हड्डियां बढ़ जाती है और कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है, मोस्ट है। बाल्यावस्था में हड्डियां कितनी हो जाती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, और शेषावस्था में कितनी थी ये, 270 थी। तो 270 से कितनी हो जाती है ये, 270 से ये 350 हो जाती है। दांत की बात करें तो स्थायी दांतों की संख्या 27 से लेकर जो है वो 28 हो जाती है, और मांसपेशियों की बात करें तो कुल शरीर भाग का 27% मांसपेशियां हो जाती है 9 वर्ष तक, और हृदय की धड़कन 1 मिनट में अब 85 हो जाती है। शेष बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन कम हो जाती है, 85 के करीब जो है वो हो जाती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो किशोरावस्था की चर्चा करते हैं। किशोरावस्था का जो भार होता है वो कितना होता है, लड़के का वजन लड़की की अपेक्षा 25 पाउंड अधिक होता है। आप सब जानते हो कि लड़कों का वेट ज्यादा होता है लड़कियों के वेट के तुलना में। लड़कियों का वेट होता है कम और लड़कों का वेट होता है ज्यादा। तो लड़कों का वेट जो होता है वो क्या होता है, 25 पाउंड अधिक हो जाता है लड़कियों से। लंबाई की बात करें तो लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की 18 से 21 वर्ष तक बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क के वजन की बात करें तो 1350 ग्राम हो जाता है और 100% ये विकसित हो जाता है। हड्डियां अब बच जाती है कितनी, 206, 270, 350 और 206। फाइनल जो हमारे शरीर की हड्डियां बचती है वो 206 हड्डियां जो है वो बचती है, और दांत जो है वो आपके 32 आ जाते हैं, प्रज्ञा दंत भी आ जाते हैं जिसे अपन अक्ल जाड़ कहते हैं, और मांसपेशियां कुल शरीर के भाग का 44% हो जाती है, और हृदय की धड़कन अब हो जाती है 72 बार। तो आपका दिल जो है वो अब 72 बार जो है धड़कने लगता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या और खेल कूद व योग। इसके बाद देखिएगा सामाजिक विकास की बात करेंगे हम कल। सामाजिक विकास की बात हम कब करेंगे, कल करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। काफी दिनों से हम सेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज फाइनली हमने सेशन किया, और अब हम जो है डेली निरंतर अपने समय पर जो है क्लास करेंगे। 2 बजे अपन जो है हमारा राजस्थान का जो बचे हुए पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन और स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। ज्यादा पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा और कम पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, और हम आपको उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल दिखावा करना नहीं है, आपको वो बात बताना है जो आपके काम की है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हम आपको, एक एसएसटी और उनकी शिक्षण विधियां, और दूसरा मनोविज्ञान। इन 2 सब्जेक्ट को यहां से पढ़ने के बाद कहीं से भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, ये हम आपसे पूर्णतः जो है वादा करते हैं। अभी के लिए इतना ही। 2 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद।